जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होता है समझने में और रिवीजन हम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते। उसी में एक ये त्रिकोणीय श्रृंखला पर आधारित ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री जब शुरुआत होता है मध्यकालीन भारत, तब का हमारा ये एक टॉपिक होता है जिसमें गुर्जर प्रतिहार के राजा, राष्ट्रकूट के राजा और पाल वंश के राजा, इन राजाओं के बीच में जो त्रिकोणीय श्रृंखला होती रहती है कन्नौज को लेके, कभी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों को बढ़ाने को लेके, वो हमें जानना होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सिर्फ हम उन्हीं को देखेंगे। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इनके नहीं पड़ना है। ये नहीं देखना है कि कौन सा राजा कब जीत रहा है कब हार रहा है, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता है। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रखने का कोई मतलब नहीं है। तो जो इनके द्वारा इन किसी भी इम्पॉर्टेंट राजा के द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और भी अगर कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है तो वो हम देखेंगे। तो रिवीजन टाइप का है, अच्छे से देखिए समझिए, और जहाँ पे बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप लोगों को बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के बारे में। इनमें हमें ज़्यादा चीज़ें देखनी है, इनमें काफ़ी ज़्यादा राजा हैं। इस वंश के बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनके बारे में हमें देखना है। बाकी पाल वंश और जो राष्ट्रकूट वंश के राजा हैं उनके बारे में उतना हमें डिटेल नहीं देखना होता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, आप ध्यान दीजिए कि हम कौन से साल में चल रहे हैं। 8वीं शताब्दी की ये बात है। तो इसके जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो हैं नागभट्ट प्रथम। ये पूछा जाता है इनके संस्थापक का नाम। अब देखिए, इन्होंने वैसे तो बहुत सारे आक्रमणों को रोका, जो अरब साइड से, अरब के बहुत सारे जो आक्रमण थे उसको इन्होंने रोका। अगर आप मैप में एक रफ देखेंगे तो देखिए 712-13 के आसपास में आपको पता है कि सिंध के राजा हुआ करते थे, राजा दाहिर, जिन जो किसके द्वारा मारे गए थे जब वो लड़ाई हुआ था मोहम्मद बिन कासिम की सेना के साथ में, तब उनकी मृत्यु हुई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 या 713 ईस्वी, कोई भी एक डेट मान लीजिए, इस तरह का साल अलग अलग स्कॉलर लोग मानते हैं। तो 712 या 713 ईस्वी की बात है जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। उसके बाद राजा दाहिर जो थे वो आखिरी हिंदू राजा थे सिंध प्रांत के, और उनकी मृत्यु के बाद अरब का पूरा वर्चस्व सिंध के इलाकों में हो गया था। उसके बाद उन्होंने जारी रखा अपना अटैक गुजरात साइड से और राजस्थान साइड से एंट्री करने के लिए। वहाँ से वो अंदर प्रवेश करना चाहते थे। राजस्थान के रेगिस्तान वाला एरिया हो गया, कच्छ वाला एरिया हो गया, गुजरात हो गया। तो वहाँ पर अगर इनके सामने कोई लोहा लेके खड़ा था तो वो थे गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो राजा हैं वो हैं आपके नागभट्ट प्रथम। तो उस समय कुछ खलीफ थे और उन्होंने भी एक कमांडर को भेजा था जिसमें एक तमीन और उनके साथ में थे जुनैद। तो इनकी सेना को मार गिराया था और जुनैद की भी मृत्यु हो गई थी लड़ाई में। किसके साथ में? नागभट्ट प्रथम के साथ में। लेकिन जब नागभट्ट प्रथम जो हैं नर्मदा नदी के नीचे कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तब इनको हार का सामना करना पड़ता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर राष्ट्रकूट राजा के सामने, जो राष्ट्रकूट राजवंश के फाउंडर यानी कि संस्थापक भी हैं और जिनका नाम है दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग जो हैं, ये सवाल आता है कि नागभट्ट प्रथम को कौन से राष्ट्रकूट राजा ने हराया था? तो वो थे दंती दुर्ग। अब दंती दुर्ग का भी समय देखिए क्या है, 733 से 756 ईस्वी के आसपास ये भी हैं। नागभट्ट प्रथम भी उसी समय है। तो यानी कि दो महत्वपूर्ण राजवंश की स्थापना, आपको दो बड़े साम्राज्य की स्थापना देखने को मिलती है भारत में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो आपको नर्मदा के नीचे ये दक्षिण के हिस्से में पूरा देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट वंश, और ऊपर आपको उत्तरी भारत में अधिकतर हिस्सा देखने को मिलेगा गुर्जर प्रतिहार वंश का। उसके बाद आप इधर पूरब साइड में देखेंगे बिहार, बंगाल, कुछ हिस्सा उड़ीसा का, तो ये सब आपको क्या देखने को मिलेगा? पाल वंश के राजाओं का साम्राज्य देखने को मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बात करें, इनका राजधानी कहाँ पर था? तो वो उज्जैन में इन्होंने स्थापित किया था, और ये है नागभट्ट प्रथम। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नागभट्ट प्रथम के बाद इनकी खुद की कोई संतान गद्दी पर नहीं बैठी। इनके भाई के लड़के थे ककुका और देवराज, ये लोग गद्दी पर बैठे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि देवराज के बाद जब गद्दी पर बैठे उनके बेटे वत्सराज बहुत इंपॉर्टेंट एक राजा हुआ करते थे। और इनका एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, इन्होंने क्या किया, तो वत्सराज ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, जो कन्नौज है अपना उत्तर प्रदेश में, इसको अपनी राजधानी बनाई। अब कन्नौज का स्ट्रेटजी कितना रणनीतिक लोकेशन है। अगर मान लीजिए कि ये एक
रफ मैप है अपने भारत का, तो आप अक्सर सुनेंगे कन्नौज के लिए लड़ाई होती आती है। वो इसलिए आती है कि कन्नौज पे अगर आप हैं तो ये आप दिल्ली से बंगाल का जो रास्ता है वो कन्नौज से होते हुए गुजरता है। आप इस रूट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप आराम से बिहार, मैदानी इलाकों से उत्तर प्रदेश के बिहार और बंगाल तक जाके अटैक कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख सकते हैं। कन्नौज से आप इधर से उत्तर भारत से होते हुए आप इधर गुजरात आ सकते हैं। कन्नौज से होते हुए आप तुरंत उत्तर भारत में पहुंच सकते हैं। और जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का वो हमेशा अटैक होता रहता था, तो दक्षिणी साइड से जाके उसको दबाना थोड़ा कठिन होता था। और मैदानी क्षेत्र से आप पंजाब होते हुए डायरेक्ट सियालकोट होते हुए आज का जो पाकिस्तान क्षेत्र है, तब का पंजाब क्षेत्र है, वहाँ पहुँच सकते थे। इसीलिए कन्नौज एक बहुत ही रणनीतिकार एरिया था, जिसको पाने के लिए राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल तीनों ही लोग कोशिश करते थे कन्नौज पे अपना वर्चस्व जमाने के लिए। तो वत्सराज ने, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे गुर्जर प्रतिहार राजा थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नौज। चलिए अब आगे देखते हैं। और इनका शासनकाल क्या है? 8वीं सदी के अंतिम, आप देख रहे हैं 8वीं सदी का अंतिम वर्ष चल रहा है और वहाँ से 9वीं सदी की शुरुआत तक, यानी 775 से 805 ईस्वी के आसपास वत्सराज आपको देखने को मिलेंगे। उसके आगे वत्सराज की जो नीति थी, विस्तार नीति थी, उसकी वजह से वो पाल राजा जो धर्मपाल थे उनसे उनकी लड़ाई हो गई। और जाहिर सी बात है कि जब वो पूरब में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वत्सराज, तो धर्मपाल जो पाल वंश पहले से स्थापित हो रखा है, गोपाल, उसके राजा गोपाल जो हैं वो पाल वंश के संस्थापक भी हैं, हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद धर्मपाल जब गद्दी पर बैठे हुए हैं, आप पूरब की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है राजा धर्मपाल से आपकी लड़ाई होगी। और राजा धर्मपाल को ये हराने में सक्सेसफुल भी रहे। इस तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा गुर्जर प्रतिहार का गुजरात, राजस्थान से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए लगभग पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास जाकर पहुंच गया। आगे अगर आप देखेंगे तो वत्सराज के बाद गद्दी पर बैठते हैं नागभट्ट द्वितीय। अब देखिए, वत्सराज भले ही धर्मपाल को हराने में सक्सेसफुल हुए, उन्होंने हरा दिया, उसमें वो विजयी हुए धर्मपाल को हराने में, लेकिन एक और महत्वपूर्ण राजा थे, राजा ध्रुव। ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। तो राजा ध्रुव जो हैं, उन्होंने दक्षिण साइड से हरा दिया किसको? वत्सराज को। तो वत्सराज जो राजा, जो प्रतिहार वंश के इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने में कामयाबी पा चुके थे, अब उनका कहीं ना कहीं राजा ध्रुव से हारने के बाद जो साम्राज्य था वो सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा था। और राजा ध्रुव जो हैं वो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। इसीलिए जब वत्सराज के बाद गद्दी पर बैठते हैं नागभट्ट द्वितीय, तब वो फिर से गुर्जर प्रतिहार वंश को, उनके साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में कामयाब होते हैं। और आप देखेंगे कि नागभट्ट द्वितीय के बैठने के बाद गद्दी पर क्या होता है कि बात हम करते हैं फिर से कन्नौज की। अब देखिए, जब कन्नौज में उस समय धर्मपाल अटैक करते हैं और वहाँ पर एक राजा थे इंद्रयुद्ध को हरा देते हैं। धर्मपाल जो है अटैक करते हैं कन्नौज पर और इंद्रयुद्ध को हरा देते हैं। इंद्रयुद्ध के जो भाई थे चक्रयुद्ध, उनको गद्दी पर बैठा देते हैं सिर्फ कठपुतली राजा के रूप में, पपेट के रूप में। तो एक तरीके से पाल वंश अब लगभग उत्तर भारत को भी कंट्रोल कर रहा होता है। धर्मपाल के समय में पाल वंश जो है वो कहीं ना कहीं कन्नौज और उसके आसपास के एरिया को कंट्रोल करने का अर्थ ये है कि लगभग उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र आपके कंट्रोल में है, आपके अधिकार क्षेत्र में। नागभट्ट द्वितीय जब गद्दी पर बैठते हैं तो वो फिर से कन्नौज पर अटैक करते हैं और जो चक्रयुद्ध राजा, पाल राजा धर्मपाल के द्वारा वहाँ पर स्थापित किए गए थे गद्दी पर, उनको वहाँ से हटा देते हैं। तो एक तरीके से फिर से जो प्रतिहार वंश का साम्राज्य है वो अब फिर से उत्तर भारत, गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए उत्तर भारत को कंट्रोल कर ले जाता है फिर से। और यही त्रिकोणीय श्रृंखला है जिसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ते हैं। साथ ही साथ नागभट्ट द्वितीय का एक और योगदान इस तरीके से देखा जाता है कि जब अरब लोगों की तरफ से हमले किए गए थे तो सोमनाथ मंदिर जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इस सोमनाथ मंदिर को फिर से उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया था, फिर से उसे रिबिल्ड किया था। तो ये सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्रतिहार राजा थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया था, उसे पुनर्जीवित किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नागभट्ट द्वितीय। अब नागभट्ट द्वितीय जो है जब इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित कर पा रहे हैं, कन्नौज में जाके फिर से चक्रयुद्ध को हटा के, जिनको धर्मपाल ने स्थापित किया था, वहाँ पर अपना जो राज है उसको कायम कर पा रहे हैं,
प्रतिहार वंश को फिर से एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, तो वहाँ से आप ऐसे चीज़ों को जोड़िए कि उनके तो बगल में ही सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, तो फिर वो राजा होंगे जो फिर से उसका जीर्णोद्धार करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे, इसके बाद गद्दी पर एक और अति महत्वपूर्ण राजा बैठते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के, उनका नाम है मिहिर भोज। अब मिहिर भोज को देखिए, ये 9वीं सदी के राजा हैं। इनके आगे जो ब्रैकेट में इसबी लिखा हुआ है, बस ये एक आपको आइडिया देने के लिए है, इसको याद नहीं रखना है, बस एक आइडिया लगे कि अच्छा चलो 9वीं सदी के ये बड़े महान राजा हुआ करते थे मिहिर भोज। अब आपको ध्यान ये देना है कि कन्नौज को इन्होंने फिर से अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम था महोदया। इसीलिए यूपी स्पेशल का जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि महोदया जो है जो महोदया है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर का प्राचीन नाम हुआ करता था, तो वो कन्नौज का प्राचीन नाम था महोदया। उसके बाद एक वहीं पे कन्नौज में एक ताम्र पत्र शिलालेख मिला हुआ, यानी कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, जिसे हम बोलते हैं बराह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। उस बराह ताम्रपत्र शिलालेख में ये बोला गया है कि महोदय में एक मिलिट्री कैंप हुआ करता था, सैन्य शिविर हमें देखने को मिलता है, जिसको हम स्कंदवार कहते हैं। तो स्कंदवार जो शब्द है, इस पे भी सवाल पूछा गया है कि स्कंदवार शब्द जो प्राचीन भारत में देखा गया है उसका अर्थ क्या निकल कर आता है। तो क्या निकल के आता है अर्थ? सैन्य शिविर यानी कि मिलिट्री कैंप। और हमें ये कहाँ से जानकारी मिलती है? बराह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यानी कि बराह ताम्रपत्र शिलालेख, जो हमें राजा मिहिर भोज के समय का मिलता है। कहाँ से? कन्नौज से। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि राजा भोज जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे, और इसीलिए उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, एक टाइटल लिया था जिसका नाम था आदि वराह। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन से ऐसे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हुआ करते थे जो आदि वराह की उपाधि उन्होंने धारण की थी। तो कौन है वो? वो हैं राजा मिहिर भोज, 9वीं सदी के राजा हैं, और उन्होंने आदि वराह का टाइटल यानी आदि वराह का जो उपाधि है वो इसलिए धारण किया क्योंकि वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद राजा मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम बैठते हैं गद्दी पर। इनके लिए आपको इम्पोर्टेंस जो है इनका, वो ये जानना है कि इनका जो दरबार था उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रख्यात संस्कृत कवि मौजूद थे जो थे राजशेखर। और राजशेखर जी के द्वारा 2 अति महत्वपूर्ण रचनाएं की गई संस्कृत और प्राकृत भाषा में, जो आपको ध्यान रखना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखी गई एक नाटक है, और दूसरा काव्य मीमांसा जो कि संस्कृत में लिखा गया है। और ये दोनों ही किसके द्वारा रचा गया है? राजशेखर जी के द्वारा, जो कि दरबारी कवि थे। किसके समय में? महेंद्रपाल प्रथम के समय में। अब देखिए यहाँ पाल शब्द है, तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि पाल वंश के थे महेंद्रपाल, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राजा मिहिर भोज के पुत्र थे राजा महेंद्रपाल, जिनके दरबार में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे राजशेखर। उन्होंने 2 रचनाएं की, एक का नाम है कर्पूर मंजरी जो कि प्राकृत भाषा में एक नाटक है, और दूसरा काव्य मीमांसा जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये दोनों आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं। तो अब हम जब इतना बात कर ही चुके हैं तो हम आखिरी राजा की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरी राजा हैं हमारे राज्यपाल। अब देखिए क्या होता है, इतने बड़े शासन का कैसे लास्ट पीरियड कितना कठिन था, अंत समय कितना कठिन था। अब आप समय देखिए, राज्यपाल जब राजा थे, कन्नौज के शासक थे, तो उस समय ये देखिए 960 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक हैं, यानी 1001 से 1028 यानी 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। तो यानी कि अब ये गजनी के समय के राजा थे, यानी जब महमूद गजनी इंडिया पर अटैक कर रहे थे तब के ये राजा हैं राज्यपाल। कहाँ के राजा हैं? कन्नौज के। तो जब महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण होता है तब उस समय कन्नौज के राजा कौन थे? राज्यपाल। अब जब ये महमूद गजनी से इनका सामना होता है तो लगभग जब एकदम क्रिटिकल, एकदम बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जब हार जीत का फैसला हो सकता था, उस समय जब इनकी सेना एकदम कमज़ोर पड़ने लगती है तो राज्यपाल वहाँ से लड़ाई में भाग जाते हैं। और जैसे ही वो लड़ाई से हट जाते हैं तो उसके बाद महमूद गजनी जो है वो बाद में कन्नौज और उसके अगल बगल के किलों को लूटना शुरू कर देते हैं। तो महमूद गजनी अटैक कब किया था
कन्नौज पे 1018 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है सवाल कभी पूछ दे क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। ये बात विद्याधर चंडेल जी को बहुत बुरी लगती है। तो चंडेल वंश के एक राजा थे विद्याधर, उनको ये बहुत बुरा लगता है कि तुम वीर गति को प्राप्त हो सकते थे लेकिन रणभूमि नहीं छोड़ के भागना चाहिए था महमूद गजनी के सामने। और बाद में इनकी सेना जो है विद्याधर चंडेल की, वो चंदेल वंश के जो राजा हैं वो राज्यपाल का हत्या कर देते हैं। तो इसीलिए कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि कौन से शासक थे जिनके समय में या जिनके द्वारा राज्यपाल की हत्या की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्याधर चंदेल। इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, आखिरी राजा ये नहीं है, आखिरी राजा राज्यपाल नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया था आपको। आखिरी जो राजा थे वो यशपाल थे। इनके बाद फिर देखिए अब समय 1024 1036 सीई ईस्वी, यानी कि महमूद गजनी अटैक करके जा चुका है और अब आपके पास ज़्यादा कुछ पाने के लिए है नहीं। आपकी राजधानी लूटी जा चुकी है, आपके राजा मारे जा चुके हैं। तो ये आखिरी शासक जो थे वो यशपाल थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के। ये बस आपको ध्यान रखना है यशपाल से जुड़ी हुई बात। अल मसूदी बगदाद के जो रहने वाले थे और ये 9वीं सदी में 10वीं सदी में गुजरात का इन्होंने दौरा किया था 915 से 916 ईस्वी में। तो कभी कभी आपसे जब ये पूछा जाता है कि कौन सा ट्रैवलर कब आया कब गया, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि अल मसूदी जो यात्री थे वो बगदाद के रहने वाले थे और 10वीं सदी में वो गुजरात आए थे। तो उन्होंने प्रतिहार शासकों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। तो उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश को, उनका जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को अल जुज्र का नाम दिया था। अल जुज्र का नाम किसने दिया था? अल मसूदी ने। और किस वंश के राजपाट को उन्होंने साम्राज्य को ये नाम दिया था? तो वो है गुर्जर प्रतिहार। बस इतना याद रखना है आपको, आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बंगाल के पाल लोगों के बारे में। देखिए, जिनको भी बीपीएससी देना है उनको बंगाल के पाल वंश के राजाओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे निर्माण बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया है। तो आपको पता होना चाहिए। फिर भी इम्पोर्टेंट वाला जो पॉइंट है वो हम देख ही रहे हैं। तो जब संस्थापक की बात होगी तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। अब आपका ये जो बंगाल वाला क्षेत्र था, यहाँ भी बड़ी असमंजस की स्थिति थी, उहापोह की स्थिति थी। आसाम जो कि पहले कामरूप कहलाता था, वहाँ के राजा यहाँ अटैक करके जा चुके थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के और बाकी जो राजा थे वो यहाँ पर आए दिन अटैक करते थे। यहाँ तक कि एक बार चाइनीज़ आर्मी भी घुस के अटैक करके उस समय जा चुकी थी। तो बंगाल की स्थिति बड़ी ख़राब थी और वहाँ पे ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं मत्स्य न्याय वाला हिसाब किताब था, यानी कि अराजकता का एक काल था, अराजकता का एक समय था। उस समय एक मजबूत राजा की आवश्यकता थी और बंगाल को उस समय एक मजबूत राजा मिले, गोपाल। और गोपाल जो थे उनका चयन लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि सभी लोगों ने समर्थन के साथ दिया और पाल वंश की स्थापना होती है। और ये साल जो है वो लगभग 750 ईस्वी के आसपास में, मतलब 8वीं सदी के मध्य में आप कहीं खड़े होंगे, तब आपको बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल नजर आएंगे। ये हो गई एक बात। अब आपको ये कैसे पता चला, ये मत्स्य न्याय वाली बात, कि वहाँ पर ऐसी स्थिति थी? तो देखिए, राजा धर्मपाल जो थे उनका एक खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था, यानी कि धर्मपाल के समय का खलीमपुर ताम्रपत्र शिलालेख में ये बात उल्लेखित है जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया। अब जो ये गोपाल थे, राजा गोपाल थे, ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े उपासक थे, बुद्ध जी को बहुत मानते थे और इसलिए इन्होंने उदंतीपुरी में एक मोनेस्ट्री स्थापित की, यानी कि उदंतपुरी मठ का स्थापना किया। और ये हमें कैसे पता चलता है? तो एक बहुत बड़े बौद्ध स्कॉलर हैं, एक बहुत बड़े आप बोल सकते हैं बौद्ध विद्वान थे, तारानाथ। इनका नाम याद रखिएगा, तारानाथ। इन्होंने ही कहीं अपने जिक्र किया था पुस्तक वगैरह में कि गोपाल जो थे उन्होंने उदंतीपुरी का मोनेस्ट्री, यानी कि उदंतपुरी बौद्ध मठ की स्थापना की थी। आगे हम देखते हैं, धर्मपाल बैठते हैं 8वीं सदी के अंतिम से 9वीं सदी की शुरुआत में। अब धर्मपाल जी का आपको याद होगा कि इन्होंने अटैक किया था कन्नौज में, और कन्नौज में जब ये अटैक किया था तो इन्होंने कन्नौज में एक दरबार लगाई थी। तो कन्नौज के दरबार में जब आयोजित किया था इन्होंने एक दरबार, बड़े भव्य दरबार का आयोजन किया था कन्नौज में। वहाँ पर इन्होंने एक अपने कठपुतली शासक चक्रयुद्ध को वहाँ पर गद्दी पर बैठाया था। और आपको पता है इंद्रयुद्ध इनके भाई थे, उनको हरा के ये चक्रयुद्ध को उस गद्दी पर बैठा देते हैं। चक्रयुद्ध जो है वो इन्हीं को अपना
निष्ठा दिखाते हैं और अब गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो एक तरीके से पाल वंश का जो प्रभाव था धर्मपाल के समय में वो आपको कन्नौज तक देखने को मिला। और उसके बाद फिर हमें पता है कि कैसे अटैक हुआ, फिर चक्रयुद्ध को कैसे हराया गया, जो अभी हमने पीछे सारी बातें देखी हैं। उसके बाद अगर इनका इम्पॉर्टेंट योगदान देखें, महत्वपूर्ण योगदान देखें, तो इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। भागलपुर ज़िले में आज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। और दूसरा, सोमापुरी का भी एक बौद्ध मठ आपको देखने को मिलेगा जो कि इस समय बांग्लादेश में पड़ता है। उसके बाद जो ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पाल वंश के राजा थे जिन्होंने 200 गांव जो है वो दान में दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवन के लिए। मतलब 200 गांवों का जो राजस्व है वो खुद न लेके नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ जाएगा ताकि उनका अपना खर्चा निकले, कुछ उन्हें पुस्तकों की ज़रूरत पड़े तो जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो अपना खर्च निकालेंगे, या विस्तार करना होगा या कुछ नई बिल्डिंग बनानी होगी, वो सारा खर्चा 200 गांवों के राजस्व से उनकी पूरी होती रहेगी। ऐसा करने वाले पाल वंश के राजा थे धर्मपाल। नाम में ये धर्म, तो आप समझ सकते हैं, इस तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं 10वीं सदी और 11वीं सदी के शुरुआत में महिपाल। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वो समय आ गया महिपाल का जब 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण करते हैं भारत पे। कौन? महमूद गजनी, भारत के पश्चिमी छोर से। और भारत के दक्षिणी छोर में एक अति महत्वपूर्ण और ताकतवर राजा का उदय होता है 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक जिनका राज था, और वो थे राजेंद्र चोल। तो यानी कि उनके समय में भी महिपाल उस समय बंगाल के राजा थे। तो जब उत्तर के अभियान पर राजेंद्र चोल आगे बढ़ते हैं तो फिर वो महिपाल से उनका सामना होता है और महिपाल को हरा देते हैं। तो वही कहा जाता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए ये रफ मैप है एक भारत का, तो कहा जाता है कि जब 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत का दक्षिण पश्चिम एरिया में महमूद गजनी का अटैक होता था, तो उस समय राजेंद्र चोल का ज़्यादा फोकस दक्षिणी हिस्से और उत्तर और दक्षिण पूरब के एशिया वाले भाग में था। इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इन सब जगह पे उनका फोकस था। अगर वो कहीं उत्तर भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो महमूद गजनी और राजेंद्र चोल का आपस में सामना हो सकता था। खैर वो तो इतिहास की बात है। तो महिपाल वन किसके द्वारा हारे थे, ये सवाल आता है कि पाल वंश के राजा कौन थे जो राजेंद्र चोल के द्वारा हार गए थे। और ये 1019 ईस्वी के आसपास की बात है जब राजेंद्र चोल ने हराया था महिपाल को। तो ये हैं महिपाल प्रथम। और एक चीज़ और आपको बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि आखिरी जो पाल वंश के राजा थे वो थे गोविंद पाल। चलिए अब आगे देखते हैं राष्ट्रकूट वंश पे। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग जो हैं वो आपको पता ही, हमने पीछे देख लिया था कि नागभट्ट प्रथम यानी जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, उनको इन्होंने हरा दिया था। उसके बाद आपको समझने वाली बात यह है कि जो आखिरी चालुक्य वंश के राजा थे, राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय, उन्हीं के ये फ्यूडिटरी हुआ करते थे, मतलब सामंत हुआ करते थे। यानी वो राजा थे और उनके अंडर में भी एक छोटा सा लोकल राजा जो चीज़ों को संभाल रहा है, देख रहा है, वो थे दंती दुर्ग। ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो जब ये राजा बन गए 733 ईस्वी के आसपास, जब इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, तो जाहिर सी बात है कि फिर चालुक्य वंश का कोई वहाँ पर अब स्कोप नहीं था आगे बढ़ने का, उनके पास ज़्यादा मौके थे नहीं। तो इसीलिए चालुक्य वंश के आखिरी राजा कौन है? कीर्तिवर्मन द्वितीय। और इनके सामंत जो बाद में बहुत बड़े महत्वपूर्ण राजा बने, उन्होंने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया, वो थे दंती दुर्ग। और ये कब हुआ? 8वीं सदी के शुरुआती समय में, मतलब 733 ईस्वी के आसपास। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं आगे जाके कृष्ण प्रथम, 756 से 774 यानी 8वीं सदी के ये राजा हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान आपको ये याद रखना है कि जो पत्थरों को काट के कैलाश मंदिर बनाया गया है, भगवान शिव को डेडिकेटेड, भगवान शिव को समर्पित ये कैलाशनाथ मंदिर है, ये इन्हीं के शासनकाल में बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कृष्ण प्रथम उस समय राजा थे राष्ट्रकूट वंश के। अमोघ वर्ष प्रथम, सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई राजा राष्ट्रकूट वंश के हैं तो वो है अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम का अगर आप साल देखेंगे तो ये लगभग 9वीं ईस्वी के आसपास के ये राजा थे। और इनका समय देखिए 64 वर्षों तक इन्होंने राज किया। 814 से 878 सी के आसपास, ईस्वी के आसपास इन्होंने नई राजधानी शहर की स्थापना की जो था मान्यखेट।
जिससे हम आज कर्नाटका में एक शहर है मालखेड़, वहाँ समझते हैं। ये खुद भी अपने आप में बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इन्होंने कई सारी रचनाएं की। उसमें एक सबसे फेमस है कवि राजमार्ग, जो कि कन्नड़ में ज्ञात सबसे पहला काव्य शास्त्र आपको नजर आता है। दूसरा, इन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका संस्कृत में लिखी। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका किसने लिखी है, ये सवाल आता है। अमोघवर्ष प्रथम ने लिखी है। इनके धार्मिक झुकाव, जो इनका रिलीजियस इंक्लिनेशन था, और शांत प्रिय स्वभाव यानी पीस लविंग नेचर की वजह से इन्हें दक्षिण का अशोक की उपाधि भी दी जाती है। तो कौन से ऐसे राष्ट्रकूट के राजा हैं जो कि दक्षिण के अशोक के नाम से भी जाने जाते हैं? वो हैं अमोघवर्ष प्रथम। और राष्ट्रकूट वंश के जो आखिरी राजा हुआ करते थे वो थे इंद्र चतुर्थ, ठीक है, यानी कि इंद्र 4 लास्ट रूलर हैं राष्ट्रकूट वंश के। और लगभग 9वीं सदी 10वीं सदी तक जाते जाते इनका जो कैपिटल था, इनका जो राजधानी थी मालखेड़, उसको जला दिया गया और उसके बाद से राष्ट्रकूट वंश खत्म हो गया। तो इस तरीके से अपना रिवीजन पूरा होता है। क्वेश्चंस अभी और भी राजाओं पे पूछे जाते हैं, वो हम लोग जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सवाल और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, और कुछ नॉलेज आपको वहाँ से भी एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन से मिल जाएगा। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। इकोनॉमिक सर्वे के लिए कुछ लोगों ने बोला हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे पे भी आप लोगों को वीडियो ज़रूर मिलेगा। बजट का हम लोगों ने पहले ही वीडियो देख लिया है। टॉप एमसीक्यूज़ वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें टॉप 25 एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम लोगों ने बजट आज से 1 सवा महीने पहले ही देखा था। आप लोग फिर भी बजट जियो स्टडी एक्सटेंडेड करके यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ मैंने बहुत पहले शेयर कर दिया है, फिर से दोबारा शेयर कर देंगे आप लोगों के लिए। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो कुछ दिन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स पहले हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको मार्च के करंट अफेयर्स पे मिलेगा। जितना हो जाएगा 1 या 2 वीडियो में मैक्सिमम उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फरवरी और जनवरी को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब सारे मंथली वाइज करंट अफेयर हमारे नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग थीम वाइज देखना शुरू करेंगे। जैसे इंडेक्स का हम लोगों ने पूरा देखा था अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक का, उसी तरीके से हम लोग और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड पर्सनैलिटी कुछ भी होगा वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो बस आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।